So today we'll study about the types of collection systems जो कि हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में यूज होते हैं। तो पहला जो सिस्टम है वो है हॉल्ड कंटेनर सिस्टम। अब ये हॉल्ड कंटेनर सिस्टम में क्या होता है, ये बोलता है कंटेनर यूज्ड एट सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ वेस्ट आर hauled to destination which could be processing, transfer or disposal site, emptied and returned to either their original location or some other location। ठीक है, तो ये हॉल्ड कंटेनर सिस्टम के बारे में है। तो हॉल्ड कंटेनर सिस्टम में हम कंटेनर को जो यूज करते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, और हमारा जो प्रोसेसिंग होता है, ट्रांसफर होता है, डिस्पोजल होता है, एम्प्टीड होता है, रिटर्न होता है, वो इधर ओरिजिनल लोकेशन होता है और सम अदर लोकेशन, हम दोनों लोकेशंस में कर सकते हैं। अब द कलेक्शन यहाँ पे कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि ड्राइविंग व्हीकल वाला, फिर क्या जरूरत है कि फुल कंटेनर का लोडिंग अच्छे से एम्प्टी हो रहा है कि नहीं, साइड जहाँ पे ये अनलोडिंग हो रहा है, देन अनलोडिंग द एम्प्टी कंटेनर। ये जो चार प्रोसेस है, दिस इज द रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, जो कलेक्शन हो रहा है, जो कर रहा है, उसके लिए ये सब चीजें रेस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। ठीक है, अब बात आता है कि जो HCS व्हीकल्स यूज्ड होते हैं उनमें क्या क्या हो सकते हैं। तो उनमें अब मान के चलो एक हॉइस्ट ट्रक यूज होता है जो कि 2 to 10 मीटर क्यूब का साइज का होगा। ठीक है, टिल्ट फ्रेम कंटेनर भी हो सकते हैं 10 से 40 मीटर क्यूब वाले, यूज टू फ्रेम लोडेड व्हीकल एंड लार्ज कंटेनर ऑफन कॉल्ड एज ड्रॉप बॉक्सेस। इनको ड्रॉप बॉक्सेस भी बोला जाता है। ट्रैश ट्रेलर वगैरह जो होते हैं वो 40 से 120 मीटर क्यूब वाले यूज होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि जो ओपन टॉप कंटेनर और उनके एप्लीकेशन में क्या होता है, ट्रैश ट्रेलर इज सिमिलर टू दैट ऑफ फ्रेम कंटेनर सिस्टम्स, बेटर फॉर द कलेक्शन ऑफ स्पेशली हेवी सॉलिड वेस्ट। ये बेटर होता है तुम्हारा हेवी सॉलिड वेस्ट के लिए। ऑफन आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ कमर्शियल डिमोलिशन वेस्ट एट कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट में डिमोलिशन वेस्ट के लिए भी ये यूज होता है। ठीक है, तो इजी है, दिस इज इजी। ओके, देन कम्स यहाँ पे एनालिसिस ऑफ द कलेक्शन टाइम, नंबर ऑफ व्हीकल्स यूज्ड कैसे होगा, ये सब चीजें। अगर बात करो यहाँ पे टोटल कलेक्शन टाइम का, गार्बेज टू रूट टाइम, actual time of collecting the waste, number of trips to the disposal site, time to drive the full loaded truck to the disposal। तो ये इक्वेशन बन के आएगा। ठीक है, the number of trips disposal site and time travel by full loaded truck to the disposal, ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाता है। ठीक है, फिर क्या आता है तुम्हारा टाइम टू ड्राइव द गार्बेज एट द एंड ऑफ द ट्रिप, ऑफिशियल ब्रेक्स इंक्लूडिंग बाथरूम विजिट्स, लॉस्ट टाइम्स such as traffic jams, breakdowns, off-route times, usually fraction of y। ठीक है, ये सब तुम्हारे कैलकुलेट होता है इसमें। करेक्ट, अब हमारा दूसरा जो एनालिसिस पार्ट है उसमें क्या है कि एनालिसिस ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स रिक्वायर्ड, दैट इज n इक्वल टू SF अपॉन x w। नंबर ऑफ व्हीकल्स रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर सर्व्ड पर वीक, कलेक्शन फ्रीक्वेंसी, number of customer truck cancelled per day, and number of work days per week।
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी आपको समझने की जरूरत है इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो है एनालिसिस ऑफ कलेक्शन टाइम का क्या फॉर्मूला है, और उनमें ये टर्म दे के आपको ना पूछ सकता है, तो उनमें ये सब आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे देन यू कैन आंसर इट। हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आप इजीली इसको आंसर आउट कर लोगे। करेक्ट। फिर आता है ट्रक फ्रॉम डिस्पैच स्टेशन, कंटेनर लोकेशन, ड्राइव टू द नेक्स्ट लोकेशन कंटेनर, ट्रक टू डिस्पैच द स्टेशन, फिर डेस्टिनेशन स्टेशन। ओके, पिकअप लोड करना, प्रोसेस देख सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रक ऐसे ड्राइव हो रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, डिस्पैच हो रहा है, और दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन ए HSCS व्हीकल टाइप। अब आता है SCS, स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि कंटेनर कलेक्शन सिस्टम इन अ वे, containers used for the storage of waste remain at the point of waste generation, जहाँ पे वेस्ट जनरेट होता है वहां पे, except when moved from the collections are defined as stationary container system। मतलब क्या है कि ये उसी पॉइंट पे बनेगा जहाँ पे आपका वेस्ट जनरेट होता है और कहीं नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि लेबर रिक्वायरमेंट फॉर दी मैकेनिकल लोडेड स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम्स आर एसेंशियली सेम एज फॉर दी हॉल्ड कंटेनर सिस्टम। जो SCS में हमने पढ़ा था वो SCS पे भी लागू होता है। एवरीथिंग इज हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो। ठीक है, तो इस पे दो मैकेनिज्म है, सेल्फ लोडिंग कंपैक्टर, मैनुअल लोडेड व्हीकल्स, ये सब इसमें यूज होता है। तो SC ऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय द व्हीकल विथ इंटरनल कंपैक्शन मैकेनिज्म और अनकंपैक्टेड open top side loaded, number of container used at the secondary storage of the waste are emptied at their location till the capacity of the vehicle is exhausted and the vehicle is hauled to the destination। पहले क्या बोला कि जो एम्प्लॉय व्हीकल है वो इंटरनल कंपैक्शन मैकेनिज्म और अनकम्पैक्ट होके चलता है, ऊपर का जो इलाका होता है वो अनकम्पैक्टेड हो सकता है। फिर क्या बोला है, नंबर ऑफ कंटेनर यूज एट द सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ द वेस्ट आर आर एम्प्टीड एट देयर लोकेशन टिल द कैपेसिटी ऑफ व्हीकल इज एग्जिस्टेड। ये तो सही बात है, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हम अगर जगह नहीं रहेगा तो उसको वहीं पे एम्प्टी कर दिया जाएगा जहाँ पे व्हीकल एग्जॉस्ट हो जाएगा। मतलब अगर 4 जगह से उठा रहा है और दूसरी जगह में ही उसका एग्जॉस्ट हो गया लिमिट, तो वो वहीं पे सारा व्हीकल छोड़ के जाएगा। ठीक है, देन द व्हीकल इज हॉल्ड टू द डेस्टिनेशन। अगर यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाता है पूरा कैपेसिटी तक तो फिर हॉल तक चला जाता है, which could be processing, transferred or disposal, emptied and returned to either their original location or some other location। ठीक है, सारे प्रोसेसेस यहाँ पे हो रहे हैं। तो कलेक्शन 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 होगा, ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट, डिस्पोजल,
सेपरेशन, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, देन अगेन डिस्पोजल। तो ये सब क्या है, मेथड्स है। देख सकते हो किसमें, सिस्टम कंटेनर सिस्टम, सेकेंडरी कंटेनर सिस्टम में। ठीक है, इसमें तो कुछ बोलने वाली बात नहीं है, डिफरेंसेस ज्यादा है नहीं उसमें और इसमें, डिफरेंस ज्यादा है। वो सीधा लेके हॉल्ड वाला जो है वो हर जगह पे रोक रोक के भाग रहा था। ये क्या है कि सेकेंडरी जो है लेके जा रहा है और एक जगह से दूसरी जगह डाल रहा है। ठीक है, तो इसका जो स्केच है तुम देख सकते हो, लाया, एम्प्टी, लाया, एम्प्टी, लाया, एम्प्टी, फिर एक जगह में होल कंटेनर डाल के यहाँ तक पहुंचेगा। मतलब ब्लैक स्लैश है, लाया, खाली वाला भी भरा वाला भी, भरा वाला लोड हो गया, खाली वाला भी लोड होके चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है और डेस्टिनी तक पहुंचता है। और इसमें जो पिकअप टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि तुम ऑब्जर्व कर सकते हो फिगर के हिसाब से। करेक्ट, तो दिस इज हैपनिंग इन दी सेकेंडरी कंटेनर सिस्टम। ओके, फिर आता है पिकअप, पीएसएस। पिकअप क्या होता है, टाइम स्पेंड लोडिंग द कलेक्शन व्हीकल, beginning with the stopping the vehicle before the first container, and ending when the contents of the last container to be emptied have been loaded। ठीक है, और हॉल क्या बोलता है, हॉल refers to the time required to reach the location where the contents of the collection vehicle will be emptied, starting when the last container on the route has been emptied or the collection vehicle is filled, and continuing through the time after leaving the unloading location until the truck arrives at the location of the first container to be emptied on the next collection route। फिर आता है रिकवरी ऑफ द रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल फ्रॉम सोलिड। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आरडीएफ। ओके, इसे तुम फ्यूल बनाते हो तो देखो क्या होता है कि वेस्ट जनरेशन होगा, फिर वेस्ट हैंडलिंग होता है, सेपरेशन होता है, स्टोरेज होता है, प्रोसेसिंग होता है सोर्स में, देन इट गॉट्स कलेक्टेड, कलेक्ट होकर फिर ट्रांसफर एंड ट्रांसफर हो जाता है, सेपरेशन प्रोसेस हो जाता है, डिस्पोजल होता है। ठीक है, डिस्पोजल होने के बाद फिर सॉर्टिंग आ जाता है, सॉर्टिंग होकर ये प्रोसेस फॉलो होता है जिसमें कि इमीडिएटली सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है, वेस्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है डिस्पोजल में, और थर्मल प्रोसेसिंग से हमारा एनर्जी रिकवरी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं कि आरडीएफ, रिफ्यूजिएट। तो जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है उसको हम फ्यूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे उसके पैलेट्स बना के। ठीक है, तो आरडीएफ जो होता है वो एक यूजफुल प्रोडक्ट बना के देता है फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट, एंड दैट इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर फ्यूल। ओके, अब आता है आपका मेनली ऑर्गेनिक फ्रैक्शंस, एमसी, लेस देन 35%, पार्टिकल साइज लेस देन 8 mm। Okay, secondary trommel, ball mill, air classifier, screen, पाउडर आरडीएफ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी श्रेडर, मैग्नेटिक सेपरेटर, मॉइस्चर कंट्रोल, बाइंडिंग पैलेटाइजर, क्यूब्ड आरडीएफ। ठीक है, इसमें क्या है कि 42% प्लास्टिक है, 41% पेपर एंड कार्डबोर्ड है, 7% टेक्सटाइल है,
एंड 10% हॉर्टिकल्चर वेस्ट। फिर क्या बोलता है कि देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे कि दो currently there are no binding legal definition with the specific composition of RDF। RDF किसके अंदर आता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो आरडीएफ जो है इसको गवर्न करने वाला जो एजेंसी है वो तुम्हारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। और आरडीएफ बेस्ड पावर प्लांट्स, पावर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को देखते हैं, क्योंकि 2003 का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर भी आता है। ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है यूटिलाइजिंग द आरडीएफ एज फ्यूल ऑल्सो एडहेयर टू, कौन कौन से लॉ को वो एडहेयर करते हैं? एयर, वाटर, बाकी जितने भी लॉज हैं उनको वो क्या करते हैं? अच्छे से देखते हैं। ठीक है, अच्छे से उसको सोचते हैं कि एयर, वाटर और इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, द suitability फिर बोलता है कि suitability will depend upon the calorific value greater than 3000 kilocalorie per kg, water content, ash content, sulfur content, chlorine content। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि प्रोडक्शन इज इकोनॉमिकली वायबल, कंबसन ऑफ आरडीएफ एनर्जी रिकवरी इज बेनिफिशियल फॉर म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। फिर क्या बोलता है, ग्रेटली रिड्यूसेस द रिक्वायर्ड ऑफ लैंडफिल स्पेसेस। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि लैंडफिल का जो स्पेस है उसको कम कर देता है एकदम से, तो उससे भी मदद मिलती है। फिर क्या आता है, लॉन्ग रेजिडेंस टाइम भी है, हाई टेम्परेचर भी है, टर्बुलेंस है सीमेंट क्लीन में, तो इन सबको भी मिनिमाइज करने में मदद कर रहा है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, कोई भी वेस्ट को कन्वर्ट कर दे रहे हो आरडीएफ में। मतलब तुम उसके छोटे छोटे फ्यूल पैलेट्स बना दे रहे हो, जिसको तुम बाद में जला के उससे एनर्जी पैदा कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इज नॉट ए बिग थिंग। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, ये सही बात है, काफी अच्छा चीज है आरडीएफ। यू कैन सी दिस इज आरडीएफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो हाई क्वालिटी आरडीएफ एज कंपेयर टू मिक्स्ड municipality solid waste has led to preference for RDF fired in a moving grid furnace or a boiler equipped with some form of grate, serve as a feedstock for other types of thermal systems such as pyrolysis, fluidized bed system used in cement, lime and steel plants, as well as partial substitute for the fossil fuels। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आरडीएफ जो है तुम्हारा मिक्स्ड म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट से ही बन जाता है। फिर क्या होता है, फायर इन मूविंग द ग्रेट फर्नेस, अच्छे से जलता भी है, एक फीडस्टॉक की तरह है। पायरोलाइसिस वगैरह जब करते हो सॉलिड वेस्ट का, तो तब भी इसको यूज किया जा सकता है फ्लूइड बेस्ड सिस्टम में। फिर क्या है, सीमेंट वगैरह में, लाइम वगैरह में, स्टील प्लांट वगैरह में सब्स्टिट्यूट हो सकता है फॉसिल फ्यूल का। तो आरडीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन मेक फ्रॉम ए व्हाट, सॉलिड वेस्ट। ठीक है, अब हमारा बात आता है कि hazardous वेस्ट के लिए टेक्नोलॉजी क्या क्या है। तो अगर हम बात करें, वेरियस फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ द वेस्ट, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्ट्रीम्स, आउटपुट स्ट्रीम्स, इन सब पे डिपेंड करता है तुम्हारा वेस्ट जो है hazardous है या नहीं। तो टेक्निकल जो तीन है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड थर्मल स्टेबलाइजेशन की वजह से ही तुम्हारा ट्रीटमेंट जो है इन्हीं चीजों पर आधारित है। ठीक है, अब फिजिकल ट्रीटमेंट तुम देख सकते हो, ग्रेविटेशनल
ओके, ग्रेविटेशनल सेपरेशन है, यू कैन सी ग्रेविटेशनल सेपरेशन, phase change, such as air and steam stripping of the volatiles from the liquid waste, and various filtering operation, including carbon adsorption, ये सब है। फिर क्या बोलता है? Chemical treatment transforms waste into less hazardous substances using such technique as pH neutralization, oxidation, reduction, precipitation। ठीक है? Biological treatment uses microorganisms to degrade the organic compounds in a waste stream। ठीक है? तो ये तुम्हारा hazardous waste का फॉर्मूला है। ये pH न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन सही से नहीं हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है, प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, ये सब प्रोसेसेस देखा जाता है इसमें केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह में। ओके, तो इन तरीकों से हम hazardous वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। देन कम्स थर्मल डिस्ट्रक्शन। थर्मल डिस्ट्रक्शन में तो स्ट्रेट आता है आपका इंसिनरेशन, which is increasingly becoming a preferred option for the treatment of hazardous waste, and pyrolysis, which is a chemical decomposition of the waste, is brought about by heating the material in the absence of oxygen। ठीक है? Then comes stabilization technique, involve the removal of excess of water from the waste and solidifying the remainder either by mixing it with the stabilizing agent such as Portland cement or vitrifying to the glassy substances। बहुत सिंपल है, बस पढ़ लोगे तो भी समझ में आएगा। क्या बोला है कि hazardous वेस्ट जो है इधर पायरोलाइसिस से हो सकता है खत्म, या तो उसको स्टेबलाइज कर दो वाटर वेस्ट के साथ सॉलिडिफाई करके पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, क्या है तुम्हारा फिजिकल ट्रीटमेंट मेथड, जैसे कि एडजप्शन है। Adsorption on activated carbon occurs when a molecule is brought up to its surface। एक्टिवेटेड कार्बन से ऑकर होगा जब तुम्हारा मॉलिक्यूल सरफेस पे आएगा, एंड हेल्ड देयर बाय फिजिकल और केमिकल फोर्सेस। दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, thus allowing the activated carbon to be regenerated। एक्टिवेटेड कार्बन जो है रीजनरेटेड हो जाएगा एंड reused by proper application of the heat, steam और solvent। ओके, फिर क्या बोलता है? ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोड्यूसेस ग्रेटर एडजस्टमेंट कैपेसिटी। ग्रेटर एडजस्टमेंट कैपेसिटी, जैसे कि एक्टिवेटेड कार्बन हैज लार्ज सरफेस एरिया 500 टू 1500 माइक्रोस्फेयर पर ग्राम। एब्जॉर्बिटी जो होता है वो भी इंक्रीज करता है, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाता है सॉल्वेंट का। ठीक है? हाइड्रोकार्बन हो गया, एब्जॉर्प्शन जो हुआ वो इंक्रीज होता है मोलिकुलर वेट के साथ। तो फॉर सॉलिड्स विद आयोनाइजेबल ग्रुप्स, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन will be achieved at a pH corresponding to minimum ionization। देखो, फिर वही फ्लेमेबल वाला कहानी। ठीक है? सॉलिड्स सॉल्यूट जो है वो आयोनाइजेबल ग्रुप में रहा और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ तो वो एक पर्टिकुलर पीएच में होगा। ठीक है? अदरवाइज नहीं होगा। तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये भी सही बात है। एब्जॉर्प्शन कम होगा जब तुम्हारा इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो तो बढ़ाता है, लेकिन एडजॉर्प्शन जो है वो घटता कब है? जब तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो वो तो एडजॉर्ब होने ही नहीं देगा ना, तो रैंडमाइजेशन को बढ़ाएगा, टेम्परेचर राइज होगा। बहुत ही सिंपल है। तो अदर टाइप ऑफ इंटरेक्शन कौन कौन सा है? सच एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर इम्पोर्टेंट। इन फ्यू केसेस आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म में बी इन्वॉल्व। ठीक है? आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक डाई वगैरह को भी रिमूव किया जा सकता है वाटर से वेस्ट के फॉर्म में। ठीक है? उसके लिए कुछ कुछ रेजिन जोड़े जाते हैं। ठीक है? नॉर्मल पॉलीमरिक एडजॉर्बेंट वगैरह जोड़ सकते हो। सिंपल प्रोसेसेस की बात करें तो सेडिमेंटेशन भी एक प्रोसेस है। सेडिमेंटेशन जो होता है फिजिकली रिमूव कर देता है। A basin contains of sufficient size to maintain the liquid to be treated in a relatively quiescent state for a specified period of time। A mean of direct
the liquid to treated into the above basin in a manner conducive to the settling। तो बहुत सिंपल प्रोसेस, क्योंकि बड़ा चीज नहीं है, सिंपली तुम सेडिमेंटेशन प्रोसेस कर रहे हो जिसमें कि तुम्हारा सेटल आउट हो रहा है। कौन तो पार्टिकल रिमूव करना है, भारी होने की वजह से वो सेटल आउट हो जाए, इज नथिंग एल्स। इलेक्ट्रोडायलिसिस एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या कर रहे हैं हम, सेपरेशन कर रहे हैं एक्वस मीडियम से एक कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हुए देन द ओरिजिनल, और डिप्लीटेड स्ट्रीम वगैरह भी होंगे इसमें। सक्सेस ऑफ द प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक सिंथेटिक मेम्ब्रेन। किस तरीके के सिंथेटिक मेम्ब्रेन हैं उन पर डिपेंड करेगा कि क्या कर सकते हैं। यूजुअली बेस्ड ऑन दी आयन एक्सचेंज reagents which are permeable only to a single type of ion। ठीक है, फिर आता है कैटायनिक एक्सचेंज मेम्ब्रेन permeate the passage only for the positive ion under the influence of electric field, and anion exchange membranes permit the passage only the negative charged ions। Feed water is passed through the compartment formed by space between the atoms, the cation permeable and anion per membrane held in this type। सिंपली है, कुछ नहीं। ठीक है, मेम्ब्रेन बना दिया है इलेक्ट्रोलाइसिस में, कैटायनिक एक्सचेंज के लिए पॉजिटिव आयंस को रखा हुआ है जो कि ओनली पास कर सके, वैसे ही एनायन एक्सचेंज के लिए ओनली एनायनिक एलिमेंट्स को पास करने के लिए ताकत रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड से भी वो टूट जाएगा। देन कम्स एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे कि तुम सॉलिड वेस्ट को रिमूव कर सकते हो, तो वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मैकेनिज्म से तुम मेम्ब्रेन परमेबल है, इम्परमेबल है, कुछ स्पेसिफाइड स्पीशीज के लिए ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक है, ये सब देखना पड़ता है। तो these device use pressure to force the contaminated water against the semi-permeable membrane। ठीक है, the membrane acts as a filter allowing the water to be pushed through pores but restricting the passage of larger molecules that are to be removed। restrict किया जाता है passage for the larger molecules, okay, that are to be removed। फिर जैसे कि सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन were used in the past but nowadays polysulfones and polyamides are increasingly popular for the use at a high pH value because of the susceptibility of the membranes to chemically susceptible to membrane to chemically attack and falling, and the susceptibility of the flow to plugging and erosion. It is commonly pre-process the feed water to remove the oxidizing material। तो जब रिवर्स ऑस्मोसिस करना हो तभी नहीं यूज करते, उससे थोड़ा प्रोसेस करते हैं पहले वाटर को ताकि वो इजीली हो सके, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो ससेप्टेबल है प्लगिंग इरोजन के लिए, केमिकल अटैक के लिए। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में उन चीजों का ध्यान देना होता है। फिर आता है तुम्हारा इंपोर्टेंस ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट, क्यों जरूरी है, कैसे कर सकते हो। एक तो नेचुरल रिसोर्स को सेव करता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, रिड्यूस पोल्यूशन होता है। ठीक है, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, रिसाइकलिंग द मेक्स एक्स्ट्रा मनी, रिड्यूस वेस्ट, सेफ्टी। मेथड ऑफ द सॉलिड वेस्ट में तुम्हारा वेस्ट जनरेशन जो हो रहा है वो ऑन साइट हैंडलिंग कर लो। ठीक है, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग कर लो, वेस्ट कलेक्शन कर लो। ठीक है, वेस्ट ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट करके देखो, वेस्ट प्रोसेसिंग एंड रिकवरी करो, डिस्पोजल देखो, रिडक्शन ऑफ द वेस्ट, रिसाइकल ऑफ द वेस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। ये 4 प्रोसेस है, रिडक्शन, रिसाइकल, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल। अब इसमें भी आता है वेस्ट की हायरार्की। ठीक है, मोस्ट प्रिफर्ड से लीस्ट प्रिफर्ड। सबसे जरूरी चीज है रिड्यूस कर दो वेस्ट को, मोस्ट प्रिफर्ड, फिर रीयूज है, फिर रिसाइकल है, फिर कंपोस्ट है, इंसिनरेशन, लैंडफिल। लैंडफिल तो लीस्ट प्रिफर्ड है, लैंडफिल डाल दोगे तो लीचेट ही पैदा करेगा ना, जमीन को तो बंजर ही बनाएगा, तो कोई फायदा तो होगा नहीं। जमीन बंजर बन रहा तो कोई फायदा होगा नहीं। तो वेस्ट डाइवर्शन और वेस्ट डिस्पोजल जो है ये दो कैटेगरीज हैं, तुम देख सकते हो। और डिस्पोजल जो है वो लिस्ट प्रिफर्ड होता है एज कम्पेयर टू डाइवर्सन। डाइवर्सन पे मोर फोकस किया जाता है। तो मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल की अगर हम बात करें उसमें बहुत सारे मेथड्स, ओपन डंपिंग, सॉलिड वेस्ट ओपन बर्निंग,
speed dumping processes, anaerobic biological digestion, composting processes, pyrolysis, incineration method, landfill, sanitary landfill। तो अगर हम ओपन डंपिंग की बात करें तो ओपन डंपिंग तो बहुत ही सिंपलेस्ट है, फेंक दिया, डंप कर दिया, कुछ नहीं है इसमें। डिसएडवांटेज है भाई, एस्थेटिक वैल्यूज को खत्म कर देता है, ब्रीड और पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, एयर सरफेस एंड ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करता है। भले सॉलिड वेस्ट की बर्निंग करो तो वो भी क्या करता है, कंबसन ऑफ एयर जो होता है नॉट इफेक्टिवली कंट्रोल्ड, नॉट वेंटेड थ्रू स्टैक और चिमनी, तो अनरेगुलेटेड वे से तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो दूसरे गैसेस है वो रिलीज हो रहा है। ओशन डंपिंग की बात करें तो दिख ही रहा होगा तुमको, हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन क्रिएट कर देगा। और अप्रोक्सीमेटली आज के रेट में तो 25,000 मेट्रिक टन सॉलिड वेस्ट जो है वो ओशन में जा रहा है। ठीक है, दिस इज वेरी सैड न्यूज टू सी दिस। डिसएडवांटेज भी समझ सकते हो, लिटरिंग ज्यादा करोगे कोस्टल एरिया में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का तो जानवरों का डेथ हो सकता है। तो रिडक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी हो सकता है खत्म करने के लिए। यूट्रोफिकेशन भी एक प्रोसेस है जो कि दिखाएगा। लैंडफिल की बात करें तो लैंडफिल में तो कॉमन मेथड से इन्वायरमेंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल मेथड्स पे यूज किया जाता है। लैंडफिल जो है जनरली अर्बन एरियाज में देखा जाता है, where large amount of waste is generated which is dumped into a contour। ओपन डंप की तरह नहीं है, ये पिट खोद गड्ढा खोद के डंप किया जाता है। ठीक है, बट स्टिल ग्राउंड वाटर की पॉल्यूशन होने के चांसेस है। सैनिटरी लैंडफिल में क्या होता है कि प्रॉब्लम लीचिंग इन सैनिटरी लैंडफिल विच इज मोर हाइजीनिक एंड बट इन मेथोडिकल मैनर। ये तो सॉल्व कर दिया गया, लीचिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। Developed countries now dump their solid waste in sanitary landfill. Sanitary landfill is disposal site that does not create a hazardous for the public health or where solid waste is regulated and controlled। ये ज्यादा सक्सेसफुल मेथड है। ठीक है, तो इसको ज्यादा यूज किया था। तो वेस्ट डैम्ड इनटू द सेंट्रल लैंडफिल आर कंपैक्टेड टू रिड्यूस द वॉल्यूम एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल एट द एंड ऑफ। सिंपल है, ये प्रोसेस बता रखा है व्हिच यू कैन रीड कि कैसे डीप ट्रेंच बना के कैसे गड्ढा करके उसके कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालोगे, कैसे डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, एडवांटेजेस भी हैं, ओपन बर्निंग नहीं कर रहे हो, स्मेल कम करेगा, लो कॉस्ट है और ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हो। लैंडफिल कैन बी यूज फॉर अदर पर्पसेस आल्सो। डिसएडवांटेज समझ रहे हो, लीकेट है, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह लीक हो सकता है, कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर होना मुश्किल है और इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। देन कम्स इंसिनरेशन प्रोसेस, लार्ज फर्नेस में जला दो, सीधा जला दो हाइड्रेटेड वेस्ट को, यही प्रोसेस है। हाई टेम्परेचर प्रेशर में जला दो। तो इंसिनरेशन प्रोसेस का ये मेथड है, यू कैन सी बंकर से गया, सेकेंडरी एयर फ्लो हुआ और इसमें से फ्लू गैस, ठीक है, फ्लाई ऐश, जिप्सम एंड अदर चीजें ये सब निकलता है। करेक्ट। तो आई थिंक सारा चीजें जो हुए हैं तुम्हारे रिलेटेड टू सॉलिड वेस्ट, आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक। सो इसके क्वेश्चंस वगैरह हम लोग करेंगे जैसे कोर्स कंप्लीट होता है, तो ट्राई टू चेक इट आउट एंड आप सबको हैप्पी नवरात्र एंड हैव ए नाइस डे। मैनुअल लोडेड व्हीकल ही जाने, हाँ जी हाँ जी, मैनुअल वैसे मैनुअली होगा। ठीक है, चलो कृष्णा, आज जो मोस्टली जो टॉपिक था वो कवर आउट हो गया है पढ़ का, और हम लोग फिनिश करते हैं अब। इसको अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 8। विल स्टार्ट यूनिट 8, यूनिट 8 अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ये आइए लॉस। ओके, चलो गुड नाइट।